हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। खोरठा के एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब अप्रैल में एग्जाम नहीं होगा, तो आप बहुत आराम से, लेकिन आराम से मतलब कि ये नहीं कि सो जाना है, आराम आराम से पढ़ करके हम अपने सिलेबस को भी कवर करेंगे, इसके टेस्ट भी लगाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट को भी करेंगे। जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 हो, पेपर 3 हो या फिर पेपर 1 हो, हर पेपर का यहाँ पर हम अच्छे से पूरी तरह से तैयारी करेंगे और साथ ही साथ झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको भी हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, एक एनर्जी लेवल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे कि हम आपके लिए दिन दुना रात चौगुना मेहनत कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज आंखिक गीत, इससे पहले हमने पोयम सेक्शन स्टार्ट लिया है जिसमें कि एक मौनी फूल और आंखिक गीत कविता को खत्म किया और आगे 2 कविता संग्रह है, उसको जल्दी ही कवर कर देंगे। 1 या 2-3 दिन में उसे कवर करके फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो आज हम आंखिक गीत के एमसीक्यू को करेंगे, देखते हैं कि क्या हमसे वो सारे के सारे एमसीक्यू बनते हैं या नहीं, और लेखक का परिचय भी हम आज इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। आंखिक गीत कविता संग्रह के जो कवि हैं, यानी कि जो लेखक जी हैं, उनका नाम है श्रीनिवास पानूरी जी। हमने कविता जब आपको कराया तो बहुत बार हमने इनका नाम लिया है। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था वह 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चंस में लेखक से भी पूछे जाते हैं, जो कि अभी तक आप इससे परिचित हो गए होंगे। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को। इनकी मृत्यु हो गई थी 7 अक्टूबर 1986 को, 7 अक्टूबर 1986 को। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो यह कविता संग्रह यानी कि आंखिक गीत कविता संग्रह है, इसका प्रकाशन इसको पब्लिश किया गया था 2011 में। यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके मृत्यु के बाद यह कविता संग्रह का प्रकाशन किया गया है, जो कि मैंने लास्ट में जब छनिकाएं करवा रहा था तो वहां पर आपको बताया था। इनका जन्म स्थान है बरवा अड्डा, धनबाद। पिता का नाम शालिग्राम पानूरी, माता का नाम दुखनी देवी, और घर का इनका नीक नेम था चीनिवास। क्या था? चीनिवास। श्रीनिवास नहीं बोल करके सब इसे चीनिवास जी कहते थे। प्रकाशक जो है इस बुक के वह नारायण महतो है। तो यह कुछ जानकारी है लेखक से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग कुछ एमसीक्यू को करके देखते हैं कि हमने जो कविता किया है उससे एमसीक्यू हमसे बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को। इसमें हम कुल 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि हमसे यह एमसीक्यूज लग रहे हैं आंखिक गीत कविता संग्रह के। आप 1 या 2 बार जब पूरी कविता को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आपसे कोई भी एमसीक्यू मैं गारंटी लेता हूं कि कभी नहीं छूटेगा। देखिए, आज हमर गीत एक देसे, देखिए यह जो आंखिक गीत कविता संग्रह है, यह इसमें 72 कविताएं हैं। आप 1 या 2 बार कविताओं के नाम को भी देख लीजिएगा, जिससे कि अगर आपसे कविता के नाम पूछ लिए जाए कि यह कविता जो है कौन से कविता संग्रह से लिया गया है, तो आप वहां पर आपसे टिक हो पाएगा सही से। तो 1 या 2 बार सारे कविताओं के नाम भी सुन लेने हैं, देख लेने हैं। तो जो पहला कविता था, आज हमर गीत एक देसे, इस कविता में गीत एक देश का मतलब क्या है? इस कविता के अंदर गीत एक देश का मतलब क्या है कि गीत का देश। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था कि कवि का जो कर्म है, जो काव्य रचना है, जो साहित्य जगत में उनका कर्म है, उसके देश में, ठीक है, उसके देश की बात यहाँ पर करी जा रही थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कवि के कर्म में। इसका यही नहीं है कि जिस देश में गीत संगीत गावल जाए या फिर बैसन ठाव जहाँ कोई गीत गावहत, मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ कोई गीत गाया जा रहा है, क्या वैसा है? नहीं। तो यह था कि गीत एक देशे का मतलब था कि जहां पर कवि का कर्म से, कवि के साहित्य कर्म से गीत एक देशे का बात हो रहा था। अगला है लेके फूले के गंध हवा छूटे दूर देसे, लेके फूले के गंध हवा छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहां शुष्क मलान वैसे। तो इस पंक्ति में जो प्राण प्रिया है वह किसको कहा गया? कवि जी की पत्नी को, कवि जी की प्रेमिका को, या फिर कवि के श्रेय को? जो कवि का जो श्रेय है, कवि जी ने जो अपना श्रेय लिया, जो उन्होंने साहित्य कर्म किया है, तो यहाँ पर जो है कवि जी, यहाँ पर सारे, मतलब ये इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वह सही हो जाएगा, क्योंकि इस कविता से जो प्राण प्रिया कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है?
तो कवि जी की जो साहित्य कर्म है, तो अपने साहित्य कर्म को वह प्राण प्रिया कह करके बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को तो यहां पर सबसे कंपेयर किया जा सकता है इस प्राण प्रिया को, तो इसीलिए 2 का डी हो जाएगा। अगला है हमर हाथे माला कविताएं कौन भावे कविता है गई। जो हमर हाथे माला था वह कौन से भाव की कविता है? कवि के निराशा का, कवि के आशा का, कवि के आनंद का, या फिर यह सभी? तो हम जब इस कविता को कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि मेरे हाथ का माला यानी कि मेरी जो इच्छाएं हैं वह हाथ में ही रह गई। मतलब मेरी जो इच्छाएं थी, मेरा जो साध था वह मेरे मन में ही रह गया, दिल में ही महसूस कर, मतलब मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। तो यह जो कविता था वह कैसा था? तो निराशा के भाव का कविता था। देखिए दोस्तों, आप कविता को जरूर देखिए, एक बार ऐसे नॉर्मल देख लीजिए और एक बार स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा कविता दिमाग में छप जाएगा। और उसके बाद जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपसे सारे के सारे एमसीक्यूज लगेंगे। दोस्तों, अगला जो है वह है हमर हाथेक माला कविताएं कवि केकरा माला पिंधवे खोजा है। मतलब कवि जी जो हैं वह इस कविता में जो हमर हाथेक माला है, वह इस कविता में कवि किसको माला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? किसको? अपनी धनी को, या फिर धनी मतलब पत्नी होता है, या फिर अपनी प्रेमिका को, अपने यश को, ख्याति को, या इन सबों को। तो जो कवि जी हैं इस कविता के माध्यम से जो माला को कह रहा है वह इच्छा था, और उस इच्छा के माध्यम से वह अपने यश को, अपने सम्मान को, अपने ख्याति को माला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। खोरठा को एक मान सम्मान दिलाने के लिए, एक यश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खोरठा साहित्य को, खोरठा काव्य को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी। अगला है हमर हाथेक माला कविताएं ठूंठ डारी साध के पंखी के माने की है। मतलब जो इस कविता में कहा गया था कि ठूठ डारी साध के पाखी के माने की है, तो इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। पत्ते विहीन पेड़ में बैठी चिड़िया, पत्तों मतलब ठूठ मतलब क्या होता है? जिसमें फूल पत्तियां ना हो वैसी डाली को ठूठ डाली कहा जाता है। तो कहता है कि क्या पत्ते विहीन पेड़ पर बैठी चिड़िया, या फिर आशा में निराशा होना, या फिर निराशा में आशा होना, यह है, या फिर ठंड में पत्ते उड़ना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपने कविता को अच्छा से देखा है तो आप जरूर कह पाएंगे कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, आशा में निराशा होना। ठीक है, ठूठ डारी साध के पाखी के माने। ठीक है, एक ऐसा पक्षी जो कि ठूठ डाली पर बैठ के अपनी इच्छा जो है उसका पूरा नहीं हुआ, उसकी इच्छाएं हैं पत्तियों फलों को खाए, लेकिन वह ठूठ डाली पर बैठा है। तो बताइए क्या होगा? तो यहां हो जाएगा आशा पे निराशा। अगला है एखनो पूर्वे गाले लाली कविताएं केकर वर्णन करल गेल है। इस कविता में जो है वह किसका? एखनो पूर्वे गाले लाली। आपने कविता देखा है? अगर आपने कविता सुना है तो आप बता पाएंगे कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि सुबह का जो मॉर्निंग का सुंदरता है, जो सुबह का प्रभात समय का जो सुंदरता है, उसका बखान इस कविता में किया गया था। ठीक है, अब इस कविता को हम लोगों ने देखा, अब आगे देखते हैं। बाघिक डरे सभित हिरनी खोजे नुकाइक ठाव, ये पंक्ति कौन से कविता से लिया गया है? देखिए, बाघ के डर से सभी हिरनी जो है अपने अपने छिपने की जगह को ढूंढ रहे हैं। बताइए यह जो कविता है, यह जो पंक्ति है, किस कविता से लिया गया है? आपने कविता को सुना है? अगर आपने सुना है तो आप बहुत आसानी से इसे बता पाएंगे कि एखनो पूर्वेक गाले लाली जिस कविता में कहा गया था, तो जब अंधेरे को बाघ से, मैंने कहा था कि अंधकार को बाघ से, और जो मतलब नहीं अंधकार को क्या किया गया था कि बाघ के डर से, सूर्योदय के डर से, प्रकाश के डर से जो रात का अंधकार है वह छिप रहा है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, यह जो कविता है एखनो पूर्वे गाले लाली से इस कविता के पंक्ति को लिया गया है। अगला है बाघेक डरे सीमित हिरनी, बाघेक डरे सीमित हिरनी खोजे नुकाई ठाव, ये पंक्ति बाघ और हिरनी केकर प्रतीक है? मैंने बताया था ना, आपको अच्छे से बताया था। तो जो उजाला अंधेरा के, दिन और रात के, बाघ और हरिन के, तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, यानी कि उजाला अंधेरा का, दिन और रात का। मैंने कराया था इसको अच्छे से। तो आप अगर कविता को अच्छे से सुने हैं तो वही सब कुछ मैंने बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आगे देखिए, एखनु तारा दे से खेचपेचिया, खेचपेचिया का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था? एक खेचपेचिया मतलब रात में जो तारों का झुंड में, तारों का समूह, या फिर एक पंछी भी कहा जाता है कभी कभी खेचपेचिया, जो कि आधी रात को बोलती है। तो खेचपिचिया, इसके बारे में मैंने बताया था। तो कहता है कि एखनु ताराक देसे खेचपिचिया सभेक वास, ई पंक्ति खेचपिचिया की है कई। बताइए इस पंक्ति में खेचपिचिया का मतलब क्या है?
खिचपिचिया का मतलब होता है तारों का एक समूह, ठीक है, तारों का एक समूह। यहाँ पर देखिए खिचपिचिया वो चरई है कई, आप अगर केवल चरई ही रहेगा तो आप चरई लगाइएगा, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट प्रोबेबल ये प्रायोरिटी आप देंगे वह तारों के समूह को देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 का बी, यानी कि तारों का एक समूह है ये। आगे है घूर घूर ककरा देखे आंख, घूर घूर ककरा देखे आंख, ये कविता है वर्णन केकर वर्णन करल गेल है। इस कविता में मतलब घूम घूम किसको देखता है आंखें, जो है इस कविता में सूर्योदय का वर्णन किया गया था। किसका, सूर्योदय का। आपने देखा है ना कविता को, तो आप आसानी से कह पाएंगे इस कविता में सूर्योदय का वर्णन किया गया है। ककर खोजे पागल अलीकुल रसे भीजल पाएख, ये पंक्ति अलीकुल माने की है। अरे यार मैंने तो सब कुछ बताया है, अगर आप अच्छे से सच में कविता को सुनेंगे तो कुछ भी आपसे एमसीक्यू नहीं छूटेगा। आप जो परेशान हो रहे हैं आप लोग की एमसीक्यू, तो एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। 11 नंबर का क्या हो जाएगा कि भंवरा के दल को, भंवरा का झुंड को क्या कहा जाता है, अलीकुल कहा जाता है। अगला है मीठा फागुन हवाक वासे, मीठा फागुन हवाक वासे ये कौन भाव के कविता है कई। यह जो मीठा फागुन हवाक वासे है, यह बताइए कौन से भाव का कविता है, इसमें कैसा भाव दिख रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य गरीब अमीर भिनु भिनु रूपे प्रभावित करे है। प्राकृतिक सौंदर्य सभी के एक रकम आनंद दे है, ठीक है, यहाँ पर यही है। या फिर प्राकृतिक सौंदर्य केकरो प्रभावित नहीं करो है, या फिर एकर में कोई नहीं। देखिए प्राकृतिक सौंदर्य जो है सबको एक ही तरह से आनंदित नहीं करता है। मैंने इस कविता में आपको बताया था कि एक किसान है, एक जिसके घर पर छत नहीं है, तो उसके लिए वह फागुन का मास मीठा नहीं है। यह एक यथार्थवादी कविता था जिसको मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, प्राकृतिक सौंदर्य गरीब अमीर भिनु भिनु रूपे प्रभावित करो है। गरीब को अलग से प्राकृतिक सौंदर्यता प्रभावित करता है, तो अमीर को अलग तरीके से। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य गरीब अमीर भिनु भिनु रूपे प्रभावित करो है। दोस्तों अगर आप खोरठा के लिए हमारे लेक्चर्स को, हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो 100 में 100 आप करके आएंगे, यह हमारा गारंटी है। क्योंकि मैं इस तरह से आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं कि शायद ही आपको कहीं वो मिलेगा। ऐसा नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह का क्वालिटी हम देने के लिए, मैंने आपको कहा है कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमारा आपका परिवार परीक्षा हॉल 247 आपके साथ नहीं करेगा, अभी भी नहीं कर रहा और आगे भी नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत है, जिससे कि आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से आपके पास मिल पाए। क्योंकि वीडियो बनाने में और जो कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और अगर आप हमारे मेहनत को सपोर्ट करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, हमें मेरा एनर्जी जो है वह इंक्रीज करेंगे, तो हम काम को दिन दुना रात चौगुना कर पाएंगे। दोस्तों यह बीच में मैंने कुछ बोल दिया, आप इससे परेशान नहीं होइएगा। आगे देखते हैं। धानेक बादल मंडरा फूटल कौन चासाक चासे, यह जो पंक्ति है धानेक बादल मंडरा फूटे का मतलब क्या है, मैंने बताया ना। धानेक बादल मंडरा फूटे का जो मतलब है वह क्या है, एक लोकोक्ति है, एक मुहावरा है, या लोकगीत है, या फिर पहेली है। तो यह एक जो है यह मुहावरा है। क्या है, मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि मैंने बोया था कुछ और मिला कुछ, ठीक है, मैंने बोया था आम और मिलता है इमली, ऐसा करके कुछ भी कह सकते हैं कि वह उसका स्वाद कुछ और था और उसको मिलता कुछ और है। तो यही है इस सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, धानेक बादल बदल मंडरा फुटल, धानेक बदल मंडरा फुटल जो है यह एक मुहावरा है। अब कहता है रूपेक आगी जरल प्राण कौन भावेक कविता है कई। यह जो रूप के आग में मतलब रूप के सौंदर्य के कारण या फिर उसमें मंत्रमुग्ध होकर के जो जरल प्राण आकुल व्याकुल, इसके बारे में मैंने बताया था। तो यह किस भाव का कविता है, यह एक वियोग श्रृंगार का कविता है, ठीक है, ना संयोग का है, ना प्रकृति चित्रण है, ना भक्ति भाव है। इसमें एक वियोग को, इसमें एक तड़प को, इसमें विरह को दिखाया गया है, बताया था मैंने। अगला है तोर याद मातेर, तोर याद मातेर कौन से भाव कविता है, कौन से भाव का कविता है तोर याद मातेर, तो श्रृंगार भाव का कविता है। यह एक श्रृंगार इसमें दर्शाया जा रहा है। तोर याद, तुम्हारी याद आने से केवल ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, केवल तुम्हारे याद आने से मेरे रोम रोम में जो प्राण फूका टूटता है। तो यह एक श्रृंगार रस की कविता थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सखी आइजो तोर आसे कौन भावे कविता लगे, यह जो सखी आइज तोर भावे आसे कौन भाव का कविता है। पूरे कविता को आपने अगर अच्छे सुना है तो सब आप एमसीक्यू के आंसर कर पाएंगे। जो सखी तोर आइजो तोर आसे मतलब तुम्हारे आस से सखी, आज तुम्हारे आस से जो है मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। पूरे कविता को देखे थे तो यह एक संयोग श्रृंगार का क्या है,
मतलब कविता है, यानी कि आज तुम्हारे आस में, आज तुम्हारे प्रतीक्षा में संयोग है कि हो जाए ऐसा, तो यह एक संयोग श्रृंगार कथा। हम सुनल ही सुनने एक डाक, ये कविता है कवि की खोजे हत। यह इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं या क्या खोज रहे हैं, ठीक है, क्या खोज रहे हैं, तो इस कविता में जो है देखते हैं। कवि कर्म हम खोजल ही सुनने एक डाक, कवि कर्म साहित्य कर्म सबसे उत्तम, साहित्य कर्म के आगू सब कर्म तुच्छ, कवि कर्म के आगू इंद्रासनिक सुख बेकार, और या फिर यह सभी। तो यह सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 का डी, जिसमें कि कहा जाएगा कि यह सभी ऑप्शंस जो है वह सही है, क्योंकि वह इस कविता में कहे थे कि कवि कर्म के आगे, कवि कर्म सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, साहित्य कर्म के आगे सब कर्म तुच्छ है, उसके आगे इंद्रासन का सुख भी बेकार है। अगला है करिया काजरे घर से, ई कविता कौन भावे कविता लगई। यह जो कविता है करिया काजरे घर से, तो यह एक सिंगार भाव का कविता था। किसका? सिंगार भाव का कविता था। मायावनी मायाक देसे, हवाएं फूटे फूल, टाने विश्वामित्रे प्राण, मेनका काने को दूल, मेनका के कान का जो कान वाली है वह, ई कविताएं कौन कविता से लेल गेल है। बताइए कौन से कविता से लिया गया है। यह जो कविता है वह करिया काजरे घर से था। दो बार एक बार सुनिए, आराम से कीजिए सबको। अगला है आज हमर बिना तारे, कविता मूल भाव हकई। कहता है आज हमारे बिना तारे, कविता का मूल भाव क्या था। मूल भाव जो था इसका देखते हैं कि छूछे कवि कर्म से पेट नहीं भरे। मैंने बताया था ना अच्छे से कि केवल काव्य कर्म करने से, साहित्य कर्म करने से मेरा हाथ जो है आज छिल चुका है, मेरे हाथ की उंगलियां बीना के तार से छिल चुकी है, और जो है वो डाकता है, बोलता है नोट नोट डाके नोट नोट। मैंने करवाया था ना, तो उसमें बताया था कि केवल काव्य कर्म से, साहित्य कर्म से पेट की क्षुधा शांत नहीं होगी, यही था। तो छूछे कवि कर्म से पेट नहीं भरे, साहित्य कर्म और अर्जन कर्म से पेट भरे। उसके बाद बीना बजे सुंदर राग तो बहराए, मकिन अंगुरी घायल है। कहीं कहता है बीना बजाते बजाते सुंदर राग तो निकलता है, लेकिन अंगुली जो है वह घायल हो रहा है और डाकता है मेरा शरीर जो है तन मन नोट नोट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह सभी। बाजे ककर नुपुर ध्वनि कौन भावे कविता लगई। यह जो किसके पायल की ध्वनि आज भी गूंज रही है, तो यह सिंगार भाव का कविता था। मैंने सब कुछ बताया दोस्तों। हम देखल ही सत्य के कैसन कविता है, यथार्थवादी था, प्रगतिवादी था, जनवादी था, या फिर इसमें देखिए यह एक यथार्थवादी कविता था जो सच्चाई को बयां कर रहा है। क्या सच्चाई को बयां कर रहा है कि आज मैंने देखा है कि सत्य को असत्य के घर में नौकरी करते हुए, चाकरी करते हुए, उसके जी हुजूरी करते हुए। मैंने कहा था ना, हम देखली सत्य के कविता की भाव है कई। तो कहता है इस कविता का भाव क्या है? आज झूठ के बोलबाला है, सच के नहीं। तो यही है, आज झूठ का बोलबाला है, यही वाला था। उसके बाद देखे हम देखली सत्य के पानी भरते असत्य राजे घर। ये कविता कौन कविता से लेल गेल है? तो यह कविता जो है हम देखली सत्य के से लिया गया है। भाबला गाछे आम फरल, कविता का भाव की है। मतलब भाबला मतलब क्या बताया था मैंने, बबूल के गाछ से, ठीक है। तो बबूल के गाछ पर आम फरना क्या है कि बेईमानी के सगरो बोलबाला, ईमानदारी के मुंह काला, मेहनत करवैया भूखे मरे, यही वाला कविता इस कविता का सब भाव है। मैंने यह कविता में सब कुछ कहा है, तो यह क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ई सब है। आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, ठीक है। आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, हजार हजार लाइत उठे हजार हजार हाथ। मैंने जब छनिका करवा रहा था मैं लास्ट में 72 जो नंबर का कविता था छनिका, छोटी छोटी कविताएं, लेकिन मीनिंग उसका बहुत मीनिंगफुल है, बहुत बड़ा है, बहुत रहस्यवादी है, बहुत रहस्य उसमें छिपा है, गूढ़ रहस्य छिपा है। मैंने कहा था ना छनिकाओं को, वह छंदे छंद राजा छंदे छंद बाजा, तो वही वाला जो याद है। तो 26 का जो यह इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए आज हमर ताले ताले नाचे डायर पात, हजार हजार लात यहाँ पर है, ठीक है, लात उठे हजार हजार हाथ, केकर कविता लगे। किसका है बताइए? तो यह श्रीनिवास पानुरी जी का है, ठीक है। अब देखिए हम परली राडे के बीचे, महामुरुखे का आधार अंधार की ले विशेषर, ऐसन देवता के जे हाथे घर ऊपर खींचे। सब कुछ मैंने करवा दिया। ये छनिका है, ठीक है। तो लास्ट में जब हो रहा था तो छनिका है। यह किसका कविता है? यह पानुरी जी का है। यह किसका है? पानुरी जी का है। अगला देखते हैं। पेट भर ले काना मारे कनखी, यानी कि पेट भरने के बाद बदमाश लोगों का बदमाशी क्या होता है? निकलता है। ऐसा करके मैंने बताया था ना, यह भी छनिका है। और किसकी है?
तो श्रीनिवास पानुरी जी की है। जे जातिक साहित्य नय ओकर दुनिया अंधार, ओकर उन्नति का रास्ता नय और दुनिया हवे नरक। तो यह जो किसके द्वारा कहा गया है? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि जिस समाज का, जिस देश का, जिस जाति का, जिस वातावरण का, जिस जगह का अपना एक साहित्य नहीं है, उसका दुनिया अंधेरे में है, उसका उन्नति का रास्ता नहीं है, उसकी दुनिया जो है नर्क है, नर्क के जैसा है। क्योंकि वैसा समाज, वैसा सोसाइटी जहां साहित्य का रस नहीं है, जहां काव्य का रस नहीं है, वैसा समाज में जो लोग हैं उसके मन में एक कर्कशता भर जाती है। क्योंकि साहित्य ही होता है जो मानव के दिल में, हृदय में एक मधुर रस को घोलती है। तो वही यह जो कविता है, यह जो छनिका था, वह श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। मैंने पूरा कविता को अच्छे से आपको समझाया है। आगे देखिए, छंदे जे राजा गंधे जे ताजा, बाहे बाजा ओहे बाजा। मतलब जिस छंद में राजा होता है, जिसका गंध ताजा हो, मैंने कहा था जो जिस फूल का, जिस पत्ती का, जिसका आकर्षण ज्यादा हो, आकर्षक हो, तो वही बाजा बजेगा। मैंने बताया था ना। तो यह कविता किसका है? तो श्रीनिवास पानुरी जी का है। अगला है, जखर लोहू लेहू धरती लाल, लाल आकाशिक रंग, शक्ति कहाँ जे महाकाल छुअत ओकर अंग। यह भी 72 नंबर का एक छनिका है। कहता है जिसके लहू से धरती आकाश लाल हो गया है। यानी कि यहां पर एक देशभक्ति की भावना झलक रही है कि जो देशभक्त होता है और जो अपने खून से धरती को, आकाश को सींचता है, तो उसको महाकाल का भी शक्ति नहीं है कि उसे छू सके, उसके अंग को। ठीक है। तो यह छनिका किसके द्वारा कहा गया है? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। हम पढ़ल ही आँखिक लिखल, बड़ी मीठा बड़ी शीतल, भाविक भाषाई गीत, फूलेक देसे पंथेक से और आकुल व्याकुल प्रीत। ये कविता किसका है? तो यह भी श्रीनिवास पानुरी जी का है। मतलब आंख से लिखा हुआ जो बातें हैं उन्होंने पढ़ा है, और आंख के द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं, जो बातें लिखी जाती हैं, जो काव्य आंख से लिखा जाता है, जो कविता आंख के भाषा में लिखा जाता है, वह बड़ा मीठा बड़ा शीतल, उसमें एक भाव होता है, उसमें एक फीलिंग होती है, उसमें नैसर्गिक का भाव होता है, वह एक अनुभूति वाला कविता होता है। बहुत ही इसको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया। तो यह श्रीनिवास पानुरी जी का है। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी का। अगला देखिए कि आपन भाषा सहज सुंदर, बूझे बांदर बूझे गीदर। ठीक है, यह जो अपना भाषा जो होता है वही सबसे बेस्ट होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। अपने भाषा में क्या है, सब कोई बांदर गीदर, यहाँ पर यह है कि गीदर का मतलब एक बच्चा, बांदर का मतलब यहाँ पर बांदर से है कि कोई भी उदंड लोग भी, या फिर जो किसी भी तरह से पढ़ा लिखा ना हो, कुछ तरह से भी, वह भी अपनी भाषा को सहजता से समझ पाएंगे। ठीक है, अपने भाषा को सहजता से समझ पाएंगे। उसके बोलचाल में अगर आप उसे कोई चीज़ समझाते हैं, कोई चीज़ सिखाते हैं, तो वह आसानी से समझ जाएगा। इसीलिए किसी को दूसरे भाषा पर कोई चीज़ मत सिखाने की कोशिश करें, उसको अपने भाषा में सिखाएं। अपने भाषा में तभी जाकर के देश का विकास संभव है। तो यहाँ पर इस कविता में गीदर का मतलब क्या है बताइए? इस कविता में गीदर का मतलब है छौवा बालक, है ना। अब कहता है हाथे जोदी कविता पुस्तक, गांठी खाई कुछ। देखो मैंने आपको बताया था वहां पर छनिका जब मैं कर रहा था तो वहां पर गांठी की जगह गाड़ी था, लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ पर गांठी जो है, वहां कहा था उसके गांठ में खाने के लिए कुछ हो, गठरी में खाने के लिए कुछ हो, उसके हाथ में केवल एक कवि के लिए वही सब दुनिया है। यदि तुम मेरे साथ रहोगे सखी, तो स्वर्ग का सुख भी मेरे सामने एक धूल के बराबर है। यह कविता है या फिर कैसन कविता है? कहीं छनिका है, कविता है, अकविता है, या इसमें कोई नहीं? तो छनिका है। ठीक है। अगला है विधवा के कर कविता है। कहीं किसका है बताइए ना? श्रीनिवास पानुरी जी का है। विधवा शीर्षक कविता कैसन कविता है? कहीं तो प्रगतिशील है, यथार्थवादी है, विधवा मुक्ति है, या फिर यह सभी है? देखिए यह जो विधवा शीर्षक वाला कविता था, इसमें मैंने बताया था आपको कि जो विधवा का जो जीवन होता है, उसको समाज का जो एक भद्दापूर्ण नियम है, कठोर निष्ठुर नियम है, उसको उस नियम में बांध करके रख दिया जाता है। अगर वह उसका जिंदगी जो है एक बार उसे मिला है, यह मानव तन एक बार मिला है और पूरे जिंदगी उसको घुट घुट करके मार दिया जाता है, ऐसा जिंदगी का क्या करेंगे? अरे बाद का सुख को क्या देखना है, परलोक का सुख को क्या देखना है? इस धरती पर जो सुख है उस सुख को पहले लो, वह यथार्थ नहीं है, वह मिथ्या है, ऐसा करके यहां पर था। तो यह एक यथार्थवादी कविता है, एक प्रगतिशील, यानी कि आगे बढ़ो,
अगर किसी के लिए किसी को मारने का जरूरत नहीं, अगर किसी का देहांत हो जाता है, विधवा का मतलब क्या है, उसके पति का देहांत हो गया है, तो उसका पति का अगर देहांत हो गया है, ना करे किसी का पति का देहांत हो, लेकिन अगर हो गया है तो उसके उसमें उसकी क्या गलती है, वह कैसे एक उल्टा हो गई, वह कैसे एक अभागिन हो गई, वह कैसे किसी को उसका मुंह देख करके कैसे किसी का दिन खराब हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा। वही स्त्री थी, वही लोग था, जब उसका रूप को देखा जाता था, उसके वह रूपवती थी, लेकिन जब उसका पति का देहांत हो जाता है तो वह सब उसके लिए खराब कैसे हो जाता है। तो यह एक प्रगतिशील है, एक विधवा मुक्ति है, तो यह सभी है। नाच बांदर नाच रे, ये कविताएं बांदर केकर प्रतीक है। मैंने बताया था ना, इस कविता में बांदर जो है वह झारखंडी के लोगों का प्रतीक है। आज जो झारखंडे ओहे हो वह है, झारखंड में आज भी शोषण हो रहा है, वही हो रहा है, लेकिन थोड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है, थोड़ा पहले कम होता था, अब ज्यादा होता है। यह किसका कविता है? श्रीनिवास पानुरी जी का। खोरठा हाय खोरठा, ठीक है, ये कविताएं केकर का बारे कहल गेले। जो यह खोरठा है वह किसके बारे में कहा गया है? तो यह खोरठा भाषा और खोरठा भाषी के लिए कहा गया है यह कविता, अच्छे से पता है ना। अब अगला है, एखनू रात बाकी है, खेचपेचिया जेखर साखी है। ये कविताएं खेचपेचिया ककरा कहल गेले, ठीक है। इस कविता में खेचपेचिया जो है वह किसको कहा गया है? तो खेचपेचिया के बारे में मैंने बताया था ना कि एक तारा का समूह होता है। जोड़े के बदल तोड़ा, सभ्य कही कि असभ्य तोड़ा। अरे आज जो है समाज में लोग जोड़ने के जगह तोड़ना ज्यादा जानते हैं, तो बताओ मैं तुम्हें सभ्य कहूं या फिर असभ्य कहूं? यह कौन सी कविता है? ये कविता कौन कविता है कई? तो यह कविता जो है वह कौन सी कविता है? सभ्य कही कि असभ्य तोड़ा। सब कुछ तो हुआ पड़ा है, सब कुछ। देखते हैं अगला, जय जय जय, ठीक है, जय जय जय। ये कविताएं केकर जय जयकार करल गेल है? बताइए, इस कविता में खोरठा भाषा का जय जयकार किया गया था, खोरठा राष्ट्रभाषा का, खोरठा भाषी का, और ये सभी का किसका जय जयकार किया गया था? तो इस कविता में खोरठा भाषा का जय जयकार किया गया था, राष्ट्रभाषा का भी किया गया है, खोरठा भाषी का भी किया गया है, इन सभी का किया गया है। अब देखिए, हम रोपली धान के किंतु फूटल मंडरा, जोदी दुगो कायल सेटो भेल अगरा। देखिए, इस कविता में क्या था कि हमने धान रोपा, लेकिन वह क्या है, उसके जगह मंडरा फूट गया। तो इसका मतलब है कि अर्थ का अनर्थ हुआ, या फिर अनुकूल बनल प्रतिकूल, सोचे कुछ हुआ कुछ। तो इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एखनू रात बाकी है, ये कविता का भाव बतावा। एक अभी भी रात जो है बाकी है, यानी कि अभी हमें बहुत ऐसे काम करने हैं जो कि अभी बाकी है। तो झारखंड के लोग का सुतले हन, ठीक है। झारखंड कहता है, इसका कविता का भाव क्या है कि झारखंड के लोग एखनू जागल ना है। कहता है कि झारखंड के लोग अभी भी जगे नहीं है, झारखंड एखनू जन जागरण करने के दरकार है कई। कहता है झारखंड में अभी भी जन जागरण करने का जरूरत है, झारखंड के लोग अभी भी जगे नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इखनू सुतले हन, वही सब हो जाएगा। इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सब। अब है क्या कि पानी पानी, ठीक है, पानी पानी गे धनी जिया पानी पानी, पानी पानी गे धनी जिया पानी पानी। और ये कविताएं जिया पानी पानी की है कई। इस कविता में जो जिया पानी पानी है वह क्या है? तो इस कविता में जिया पानी पानी जो है वह है एक मुहावरा, ठीक है। जिया पानी पानी की है कई, एक मुहावरा है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा, एक मुहावरा है, रखिया भाई मुहेक पानी। एकर में मुहेक पानी के अर्थ बतावा। रखिया भाई मुहेक पानी में, इसमें मुँह का पानी का मतलब क्या है? बात का मान रखना, इज्जत रखना, बात का महत्व देना, मतलब अपने बात से पीछे नहीं हटना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि इस सभी। अगला है, मरुग देशे मनेक पाखी। कविताएं मरुग देश का माने बतावा। इस कविता में मरुस्थल जो होता है उसका मतलब क्या है, यह बताइए। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा? वीरान जगह, रसहीन ठाव, छाया विहीन ठाव, या फिर यह सभी। तो यह सभी हो जाएगा, इसका जवाब ऑप्शन डी। ये कविताएं मन एक पाखी के मतलब क्या है? मन के पंछी का मतलब क्या है? तो मन का पंछी होता है मन रूपी पंछी, मन रूपी चिड़िया, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आज खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा के मूल भाव क्या है? आज प्रतिष्ठा का जो प्राण प्रतिष्ठा है वह है रांची यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो इसका मूल भाव है कि रांची विश्वविद्यालय में खोरठा का पढ़ाई शुरू हुआ था। अगला होगा, आज फूल के डूबल है सूरज। आज फूल करके सूरज डूबा है, सूर्योदय सूर्यास्त जो हुआ है। इस कविता में सूरज फूटल के डूबा माने क्या है? आगू दिन बढ़िया हवे, मौसम साफ रहे, और आगू दिन खराब हवे, भारी वर्षा हवे, ठीक है।
ये सब बात है कई या फिर ए और बी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी। इसमें मैंने बताया था कि अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुभव के आधार पर जो सूरज फूल करके डूबता है, जब सूरज जो डूबता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है, लालिमा छा जाती है आसमान में, तो उसे कहा जाता है कि सूरज आज फूल करके डूबा है। ठीक है, तो मतलब कि उसका अगला दिन कैसा होगा? तो पंडित कहते हैं कि कल का दिन जो है साफ होगा, बढ़िया होगा। कोई कोई कहता है कि आगे दिन जो है भारी वर्षा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के अलग अलग लोगों के द्वारा इसमें कहा गया है। तो यह पूरा एमसीक्यू आपने देखा। अगर आपसे सारे के सारे एमसीक्यू होते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है। नहीं होता है तो एक बार कविता को देखिए सबके सब, और उसके बाद एमसीक्यू कहीं से लगाइए, आपसे सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, यह हमारी गारंटी है। अब हम लोग अगला कविता कौन सा करेंगे, आप जल्दी ही हम अगला कविता अपलोड करेंगे। 1 या 2 दिन में पूरा कविता संग्रह जो है हम कवर करके उसके एमसीक्यू को लाइव लेकर के आएंगे। तो अगर आप कहेंगे कि लाइव एमसीक्यू करना है, जो कि आसान होता है, लाइव में आपसे भी पूछेंगे, आप भी जो है जवाब देंगे, तो उससे क्या होगा, पता चलेगा कि एक इंटरेक्शन। तो बताइएगा लाइव एमसीक्यू लेकर के आए या नहीं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम कुछ अच्छे वीडियो को आपके सामने लेकर के आएंगे। जल्दी खोटा को ख़त्म करेंगे, टेंशन बिल्कुल ना ले, ताकि हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगा पाएँ। और साथ ही साथ आप झारखंड जी के हो गया या फिर कंप्यूटर है, मैथ्स के भी क्लास आने वाले हैं, तो सब कोई को आप ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके तैयारी को एक बूस्ट देगा। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, एक एनर्जी मिले आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।